हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। यह है अध्याय 24 निबंध लेखन। निबंध लेखन क्या है? निबंध लेखन किसी एक विषय के ऊपर अपने विचारों को लिखना, क्रमबद्ध रूप से लिखा जाना और शब्द सीमा का ध्यान में रखना इस निबंध लेखन में बहुत जरूरी होता है। यानी हम संक्षेप में कहें तो अपने मन के भावों को किसी विषय विशेष पर लिखना ही निबंध लेखन कहलाता है। आइए शुरू करते हैं। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। यह रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है जिसमें लिखने वाले के विचारों, अनुभवों और चिंतन का पता चलता है। कुछ छात्र निबंध रटने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं। निबंध में अपने मौलिक विचार ही लिखने चाहिए। निबंध लिखते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि निबंध की जो भाषा है वो व्यवस्थित होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए और विषय के अनुसार ही होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार हमें निबंध में नहीं दोहराना चाहिए। निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंदर ही लिखा जाना चाहिए। निबंध में मुहावरे, लोकोक्तियां, उद्धरण, सूक्तियों आदि का उचित उपयोग करना चाहिए। निबंध के अंग। निबंध के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला है प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार। प्रस्तावना में इसे निबंध का आरंभ भी कह सकते हैं, यानी शुरुआत इससे होती है। इसमें निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है। विषय वस्तु है, यह निबंध का मध्य भाग, बिचला हिस्सा होता है बीच का, जिसमें निबंध के विषय का विस्तार किया जाता है। इस भाग में विचार क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से आने चाहिए। तीसरा है उपसंहार। यह निबंध का आखिरी हिस्सा होता है। उपसंहार रोचक और प्रभावी होना चाहिए, जिससे निबंध में व्यक्त विचार पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़े। निबंध के उदाहरणों में पहला उदाहरण यहाँ दिया गया है, खेलों का महत्व। तो आइए इस निबंध को पढ़ते हैं। प्रस्तावना है कि आज से 2-3 दशक पहले एक कहावत प्राय सुनी जाती थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज जब हम खेलों का नाम लेते हैं तो हमारे सामने सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, मेरी कॉम जैसे चेहरे सामने आ जाते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के माध्यम से न केवल अपने परिवार का अपितु संपूर्ण राष्ट्र का भी नाम रोशन किया है, नाम ऊंचा किया है। धन और मान सम्मान की आज इनके पास कोई भी कमी नहीं है। अब खेलों का महत्व क्या है? कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। आज के समय में जो लोग विद्यार्थियों के खेलने को समय की बर्बादी मानते हैं, उन्हें सोचने की जरूरत है। जिस प्रकार पुस्तकें पढ़ने से हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, उसी प्रकार खेलने से हमारे शरीर का भी विकास होता है, हमारे शरीर के विकसित होता है। नियमित रूप से खेलना व्यायाम का ही रूप है, जिससे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, शरीर बलवान और सुंदर बनता है और बीमारी पास में नहीं आती। खेलों के प्रकार। मुख्यतः खेल 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो घर में ही बैठकर खेले जाते हैं, दूसरा लूडो, जैसे कि लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड, वीडियो गेम आदि। लेकिन इन खेलों से शरीर की कसरत यानी व्यायाम नहीं होता। मैदान में खेले जाने वाले खेल ही ज्यादा लाभकर होते हैं। इन खेलों में कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी आदि खेल होते हैं, जिनसे मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी होता है। खेलों से लाभ। खेलों के द्वारा हमारे व्यक्तित्व में अनेक गुणों का समावेश होता है। खेल में से हमारे अंदर धैर्य, आत्मविश्वास, अनुशासन, दृढ़ता, सहयोग और नेतृत्व की भावना का विकास होता है। हमें हार और जीत दोनों में ही अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखना आता है। उपसंहार है, आज एक और जनसंख्या की अधिकता के कारण खेल के मैदान सीमित होते जा रहे हैं। दूसरी ओर अनेक प्रकार के आधुनिक उपकरण आ जाने से बच्चों का ध्यान टीवी, कंप्यूटर और वीडियो गेम की ओर अधिक रहने लगा है। दुख इस बात का है, यानी खेद इस बात का है कि दुनिया के कई छोटे छोटे देश भी ओलंपिक पदक तालिका में भारत से ऊपर रहते हैं। यह निश्चित
ही निराशाजनक है। सरकार को चाहिए कि विद्यालय में शिक्षा के साथ-साथ खेलों की भी उचित व्यवस्था करे। आज खेलों में धन और सम्मान दोनों ही मौजूद है, उपलब्ध है। खेलों को आजीविका की तरह लिया जाना चाहिए, न कि मात्र एक शौक की तरह। अगला निबंध दूसरा नंबर दिया गया है, विज्ञान विज्ञान के चमत्कार। इसकी प्रस्तावना है, आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। आज विज्ञान ने हमारे जीवन को जितना अधिक प्रभावित किया है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान के चमत्कार देखे जा सकते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि में सोने तक नहीं, वरन सोते समय भी मनुष्य वैज्ञानिक उपलब्धियों के सुख का उपयोग उपभोग करता है। अब विज्ञान की देन। जब हम विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टि डालते हैं तो विज्ञान के चमत्कारों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, जिसमें इसका पहला चमत्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां अचंभित कर देती हैं, हैरान कर देती हैं। कुछ ही वर्षों में जो बीमारियां लाइलाज समझी जाती थी, वो वर्तमान समय में असाध्य नहीं रही। आज शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण यानी बदलाव भी होने लगा है। अनेक बीमारियों को समय रहते ही पहचान लिया जाता है और उनका सफलतापूर्वक उपचार भी कर दिया जाता है। दूसरा है कृषि के क्षेत्र में। आज वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण विश्व में कृषि उत्पादन असाधारण गति से हो रहा है। पूरे विश्व में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, लेकिन विविध रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और उन्नत किस्म के बीजों तथा उन्नत पशु नस्लों के कारण समस्त जनसंख्या का पेट भरने वाली व्यवस्था हुई है। तीसरा है परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में तो विज्ञान ने बहुत ही परिवर्तन कर दिए हैं। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा में बहुत अधिक समय लग जाता था, लेकिन आज मनुष्य लंबी से लंबी दूरी की यात्रा कुछ ही घंटों में तय कर लेता है। बसों, रेलों और विमानों ने दो स्थानों के बीच एक दूरी को बहुत कम कर दिया है। चौथा है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान की उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। टीवी, सिनेमा, वीडियो, ऑडियो, रिकॉर्ड, रेडियो और आदि ने मनोरंजन को सुगम और सस्ता बना दिया है। दूर देश में रहने वाले कार्यक्रमों का आनंद घर बैठे बिस्तर पर लेटे हुए भी लिया जा सकता है। संचार के क्षेत्र में दूरसंचार के क्षेत्र में तो विज्ञान की उपलब्धियां सबसे अधिक अचंभित करने वाली है। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा जब भारत के लगभग प्रत्येक आदमी के हाथ में मोबाइल फोन होगा। संचार की सुविधा के कारण आज समस्त विश्व इतना छोटा हो गया है कि अपने प्रियजनों से 7 समुंदर पार बैठे होने पर भी पलक झपकने की बात की जा सकती है। इतना ही नहीं, इंटरनेट और वीडियो कॉल के माध्यम से अब इन्हें देखा भी जा सकता है। उपसंहार है, संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि विज्ञान की उपलब्धियों का लाभ उठाए बिना हमारा काम नहीं चल सकता। विज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। विज्ञान निश्चित ही मानव जीवन के लिए वरदान है, लेकिन इसी विज्ञान के कारण कुछ इसके दुष्परिणाम, उसके गलत परिणाम भी है। मानव जाति के सम्मुख जो परिणाम आ रहे हैं, प्रदूषण, वृद्धि, घातक हथियार, तापमान का बढ़ना, बढ़ते साइबर अपराध विज्ञान का ही एक नतीजा है। हमें विज्ञान को सेवक बनाना है, स्वयं उसका सेवक हमें नहीं बनना। अन्यथा एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी। तीसरा है प्रदूषण। प्रस्तावना है प्रदूषण की। सर्वप्रथम जब मानव का अस्तित्व इस दुनिया में आया, उस समय सारा वातावरण बहुत साफ और शांत था। चारों तरफ हरियाली थी और जीव जंतु भी अपने आवासों यानी अपने घरों को सुरक्षित रखते थे। धीरे धीरे मानव पढ़ लिख गया, शिक्षित होता गया और उसकी लालसा, उसका लालच भी बढ़ता गया। आज भी इसका अंत नहीं हुआ है। इसका दुष्परिणाम, खराब परिणाम यह है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ गई, जो दिन पर दिन भयंकर ही होती जा रही है। प्रदूषण का अर्थ और उसके कारण।
प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण का प्रदूषित हो जाना। हमारे जीवन में पेड़ पौधे, हवा, पानी, जीव जंतु आदि बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमें अपने भोजन, जल और सांस लेने के लिए इन पर निर्भर हम रहते हैं। इन सबके मेल से पर्यावरण बनता है। प्रकृति ने इनमें उचित संतुलन रखा है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए इस संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिस कारण प्रदूषण की समस्या ने जन्म लिया है। इस कारण ही प्रदूषण की समस्या आई है। अब है प्रदूषण के प्रकार। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है। पेड़ पौधे नहीं है तो जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है जीने के लिए। ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं। जनसंख्या बढ़ने से जैव की कमी को पूरा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अनेक प्रकार के प्रदूषणों ने जन्म ले लिया। वाहनों, लीलों और धुओं तथा कूड़े करकट के ढेरों से भी प्रदूषण होता है। जब मनुष्य दूषित हवा में सांस लेता है तो शरीर के कोमल अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे कैंसर, क्षय आदि असाध्य रोग होने का खतरा बना रहता है। मनुष्य रोज अपनी गंदी नालियों और तालाबों में बहता रहता है। मिलों, कारखानों से निकलने वाले गंदे रसायनों को नदियों में छोड़ने के कारण नदियां भी प्रदूषित हो गई हैं। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या सभी प्रकार के प्रदूषणों को और ज्यादा बढ़ा रही है। इसका समाधान यह है कि प्रदूषण की समस्या का समाधान के लिए भारत सरकार को कठोर नियम कानून बनाने कर उन्हें लागू करने चाहिए। वनों की कटाई को बंद कर देना चाहिए। लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए जागरूक करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि प्रदूषण के खतरों से जन जन को परिचित कराया जाए। उपसंहार है, आज प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है, सारे विश्व में फैली है। पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाने के लिए हमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पुराने पेड़ पौधों को काटने से रोकना चाहिए। तभी हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। अगला निबंध हमारा है कंप्यूटर। प्रस्तावना है, आज आप बैंक, ऑफिस, डाकघर, अस्पताल कहीं भी जाएं, हर जगह पर कंप्यूटर ही दिखाई देते हैं। वास्तव में आप आज के युग को कंप्यूटर का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता। यही वजह है कि आज लगातार कंप्यूटर सीखने और सिखाने की मांग बढ़ रही है और प्रत्येक घर में इसका होना जरूरी हो गया है। कंप्यूटर का अर्थ और उपयोग। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो तमाम महत्वपूर्ण सूचनाओं को अपने में सहेज कर रख सकता है, यानी उसके पास सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी रहती है। विभिन्न प्रोग्रामों की सहायता से इसके विभिन्न कार्य सरलता और सटीकता और जल्दी हो जाते हैं। एकदम सरल तरीके से होते हैं, जल्दी होते हैं और सही होते हैं, जिन्हें हाथों से करना असंभव है या फिर उसमें बहुत ज्यादा धन और समय लग जाता है। कंप्यूटर का इतिहास। शुरू में यानी आरंभ में कंप्यूटर एक कैलकुलेटर जैसा यंत्र था, जिसका आविष्कार चार्ल्स बाबेज नामक व्यक्ति ने किया था। उनके 19 उन्होंने उसने 19वीं शताब्दी के आरंभ में ऐसा यंत्र बनाया जो लंबी लंबी गणनाएं करके छाप देता था। इससे पहले कंप्यूटर इसे पहला कंप्यूटर माना जा सकता है। इसमें निरंतर सुधार किए गए, बदलाव किए गए, जिसके बाद आधुनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, ठीक हमारे मस्तिष्क की तरह। जैसा हमारा दिमाग है उसी तरह कंप्यूटर का दिमाग होता है, जिसे सीपीयू के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें कोई भी जानकारी या सूचना डालकर सुरक्षित रखी जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त की जा सकती है। जो काम कंप्यूटर पर करना होता है उसके लिए विशेष भाषा और संकेत तैयार किए जाते हैं। इन संकेतों और निर्देशों को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर का महत्व क्या है? आज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। लोग कंप्यूटर को अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसे लैपटॉप, पापटॉप, टैबलेट आदि नाम दिए गए हैं। आज का लगभग प्रत्येक मोबाइल फोन
भी मिनी कंप्यूटर का ही एक रूप है। कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है। इसकी गणना एकदम सटीक होती है। कंप्यूटर हर सूचना और जानकारी को सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि आज बैंक, अनुसंधान, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, उद्योग, प्रकाशन, परिवहन, युद्ध, कला आदि सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। उपसंहार है, कंप्यूटर का ज्ञान और उसका प्रयोग आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसीलिए हमें भी कंप्यूटर को अपना मित्र समझना चाहिए। आज से ही इसका प्रयोग करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगला निबंध है स्वदेश प्रेम। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्रस्तावना। यह सत्य है कि अपने देश से प्रेम न करने वाले व्यक्तियों का दिल पत्थर के समान होता है। उसमें दिल नहीं होता, पत्थर होता है। जिस देश में हमारा जन्म होता है और जिसके अन्न जल से हमारा पालन पोषण होता है, उससे हमारा लगाव स्वाभाविक है। देश में रहते हुए भले ही हमें इनका अनुभव न हो, लेकिन जब हमें अपना देश छोड़कर कहीं जाना पड़ जाता है तब हमारा दिल भर आता है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वदेश का महत्व। यह स्वाभाविक है कि जिस गांव या नगर में हमारा जन्म होता है, हमारा बचपन व्यतीत होता है, वहाँ के बाग बगीचे, नदियों, तालाबों, गली कूचों से हमारा लगाव होता ही है। यही कारण है कि जब देश पर कोई आँच आती है तो व्यक्ति उसके लिए अपने प्राण भी दे सकता है। मानव जाति के इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कवि राम नरेश त्रिपाठी ने सही ही लिखा है कि विष्णुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हफा कर, रहता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। देश के प्रति हमारा कर्तव्य। प्रश्न यह उठता है कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। किसी देश की प्रगति का आधार उसके नागरिक ही होते हैं। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए जान भी देने में निसंकोच हमें संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यह दुविधा है कि देश की रक्षा करने के लिए तो इतनी बड़ी सेना है और युद्ध तो कोई रोज रोज होते नहीं। फिर हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। वास्तव में अपना काम सच्चाई और निष्ठा के साथ करना ही सच्चा देश प्रेम है। यदि इंजीनियर अपना सर्वोत्तम कार्य करेगा, शिक्षक सही शिक्षा देगा और नेता भ्रष्टाचार से दूर रहेगा तो फिर निश्चित ही चहुमुखी प्रगति होगी। उपसंहार है, आज देश को आवश्यकता ऐसे नागरिकों की है जो उनसे प्रेम करे, अपने काम को ईमानदारी, परिश्रम और लगन से करे। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें समाज में बेईमानी, घृणा, कामचोरी, भ्रष्टाचार और वैमनस्य आदि का प्रोत्साहन मिले, भले ही इसके लिए हमें अपना सुख और आराम त्यागना पड़े। तभी हम सच्चे देश प्रेमी कहला सकते हैं। अगला निबंध है समाचार पत्र। प्रस्तावना है, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें प्रतिदिन अनेक घटनाएं घटती हैं। कहीं पर भूकंप आता है तो कहीं पर तूफान आने वाला होता है। कहीं राजनीतिक उथल-पुथल होती है तो कहीं पर दुर्घटना। उसमें से कुछ घटनाएँ तो ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन पर सीधे-सीधे असर डालती हैं, तो कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जिससे हमारा ज्ञान वर्धक होता है, यानी ज्ञान बढ़ता है। इन सब घटनाओं का ब्यौरा हमें प्रातः काल के समाचार पत्रों से ही चल जाता है। यही कारण है कि हर जागरूक व्यक्ति के लिए सुबह की चाय की तरह ही समाचार पत्र में समाचार पत्र से भी एक दिन की शुरुआत होती है। समाचार पत्र का महत्व। समाचार पत्र से हमारे ज्ञान में विस्तार होता है, ज्ञान बढ़ता है। सामान्य जनता भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों का ही सहारा लेती है। सरकार के निर्णय, लाभकारी योजनाओं आदि की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचती है और लोगों द्वारा किए गए सुझाव व शिकायतें समाचार पत्रों द्वारा ही सरकार तक पहुंचते हैं। इस तरह जनता और सरकार की आपसी तालमेल जो है, आपसी बॉन्डिंग जो है वो बनी रहती है।
समाचार पत्र ज्ञान व सूचना दोनों के ही भंडार होते हैं। समाचार पत्रों के प्रकार। समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दैनिक, साप्ताहिक, संध्याकालीन, पाक्षिक। लेकिन सबसे अधिक महत्व दैनिक समाचार पत्र का है, जिसमें ताजा जानकारी हमें रोज मिलती है। समाचार पत्रों के लाभ। समाचार पत्रों में हर किसी के लिए कुछ न कुछ काम की जानकारी रहती है। इससे बेरोजगारों को रोजगार, सिनेमा प्रेमियों को सिनेमा प्रेमियों का फिल्म सूचना, गुमशुदा व्यक्तियों के परिवार वालों से मेल मिलाप और कवि व साहित्यकारों को साहित्य सामग्री पढ़ने को मिलती है। समाचार पत्रों से आवश्यक वस्तुओं के भाव पता लग जाते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से यह भी पता लग जाता है कि बाजार में कौन सी नई वस्तु उपयोग में आने वाली है या आ चुकी है। इसके अलावा रेडियो व टीवी पर भी आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी समाचार पत्रों में नियमित रूप से आती है। समाचार पत्र में विविध प्रकार के विषयों पर लेख, खेल समाचार, चुटकुले, व्यंग्य चित्र, संपादकीय विज्ञापन, सार्वजनिक सूचनाएं आदि भी पढ़ने को मिलती हैं। परीक्षा परिणाम भी समाचार पत्रों में ही छपते हैं, जिससे दूर गांव में बैठे परीक्षार्थी को परीक्षा परिणामों की जानकारी घर पर बैठे ही मिल जाती है। उपसंहार। विद्यार्थियों के लिए समाचार पत्र बहुत काम का होता है। इसमें उसमें स्वाध्याय की आदत बनी है। उसमें मिली जानकारी उनका ज्ञानवर्धन भी करती है। अतः हमें प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, जिससे जीवन भर हमारे ज्ञान का विस्तार होता रहेगा। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में जान ले। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध एक रचनात्मक अभिव्यक्ति है। निबंध के मुख्य 3 अंग होते हैं: प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।